नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की है। आरबीआई के डेटा के अनुसार 2022 के असेसमेंट ईयर में इन 140 करोड़ में से केवल 6.7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स की फाइलिंग की थी और इन 6.7 करोड़ लोगों में से केवल 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सालाना आय इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान 10 लाख या उससे ज्यादा बताई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में केवल 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 10 लाख या उससे ज्यादा की है। और वहीं इस देश में 81 करोड़ लोग सब्सिडाइज्ड राशन पाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये दोगला स्वरूप बहुत ही खुलकर हमारे सामने आज आ रहा है। डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद कोविड-19, इससे जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बीमार पड़ी, आज वो स्वास्थ्य लाभ कर रही है। पर इस तरीके के स्वास्थ्य लाभ या रिकवरी को अर्थशास्त्री के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनता है वो अंग्रेजी के फॉर काइट अल्फाबेट जैसा दिखता है। के शेप्ड रिकवरी का सीधा सीधा मतलब ये है कि इस देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्ग सिकुड़ता जा रहा है। इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। हाल फिलहाल में गुरुग्राम में डीएलएफ ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये एक प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग स्कीम थी जिसमें घर अत्यधिक महंगे दामों पर बिके थे। इस पूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो बुकिंग है वो एक दिन में खत्म हो गई और डीएलएफ ने इस एक दिन में 7,200 करोड़ रुपए कमाए बुकिंग से। इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की नींव तो छोड़िए, अभी तक वहां एक गड्ढा तक नहीं खुदा है। दूसरी ओर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, ऐसे घर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे घरों का बाजार और व्यापार घटता जा रहा है। यहां तक कि बड़े बिल्डर्स इस तरीके के प्रोजेक्ट लेना अब लगभग बंद कर चुके हैं। और इसी के तर्ज पर गोल्डमैन सैक्स, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। गोल्डमैन सैक्स का यह कहना है कि भारत में महंगी चीजों का व्यापार और बाजार सस्ती चीजों के मुकाबले या मध्यम वर्गीय चीजों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर पैसेंजर कारों की बिक्री कम हो रही है, किंतु महंगी एसयूवी उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। टू व्हीलर इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ पर है, पर वहीं महंगी मोटरसाइकिल जैसे कि रॉयल एनफील्ड वो धड़ाधड़ बिक रही है। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था के क्या मायने होते हैं, इसे गहराई से समझते हैं। हमारे साथ है राजीव रंजन सिंह, जो फॉर्च्यून इंडिया के डेप्यूटी एडिटर हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार राजीव जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, ये के शेप्ड रिकवरी के बाद अर्थव्यवस्था के क्या हाल होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? प्राप्ति जी, आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से इस चीज को बताया है। जो कॉन्ट्रास्ट आपने शो किया है वही के शेप रिकवरी है। यानी एक तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग का लेवाल कोई नहीं है, डेवलपर्स बनाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं 7,200 करोड़ की लग्जूरियस हाउसिंग स्कीम पहले ही दिन बिना गड्ढे खोदे हुए फुल बुकिंग हो जा रही है। एक तरफ 81 करोड़ जनता जो है वो राशन पा रही है फ्री, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लग्जूरियस स्कीम जो है कैसे हाथों हाथ बिक रही है। एक तरफ जो दोपहिया वाहन है उसमें भी जो कम सीसी की बाइक्स है उनकी सेल जो है वो तेजी से बढ़ नहीं रही है या नीचे है 2018-19 के लेवल से। और वहीं जो बड़ी बाइक है या जो लग्जूरियस गाड़ी है
जैसे कि मर्सिडीज बेंज का ये बेस्ट ईयर रहा है इंडिया में आज तक का, सेम विद ऑडियंस, सेम विद BMW। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि जो छोटे तबके के लोग हैं वो अपने यानी जो आय के मुताबिक, जो छोटे तबके जिनकी ज्यादा आय नहीं है, वो लोग अपनी डे टू डे लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं जो रईस है जिसके हाथ में संसाधन है, उसके हाथ में और संसाधन आ रहे हैं। ठीक है, इसी में मैं एक दो और एग्जाम्पल ऐड कर देता हूं। आप देखिए, इस हफ्ते की सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल न्यूज ये रही है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM जो है फर्स्ट टाइम 50 लाख करोड़ के पार गया है, और 2022 में ये 40 लाख करोड़ था। यानी एक साल के अंदर में 10 लाख करोड़ से AUM बढ़ा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और यही पहले 10 लाख करोड़ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो AUM आए थे वो आने में 50 साल लगे, पर अभी के जो 10 लाख करोड़ हैं वो सिर्फ एक साल में हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पैसे हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमी में लग रहे हैं, ना कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी में लगे। फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ जो है वो पैसे जा रहे हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है, वहीं एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं। आप ये देखिए कि नारायण मूर्ति जी ने बोला कि इस देश में अच्छे HR मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उतने ज्यादा वेल इक्विप्ड या उनका जो स्किल है वो उतना अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के इस देश के जो युवा जो देश से बाहर गए हैं शिक्षा के लिए, उन्होंने 1,10,000 करोड़ का लोन लिया है, एजुकेशनल लोन। तो आप समझिए कि मतलब कॉन्ट्रास्ट, एक देश के अंदर में आपको इतने कॉन्ट्रास्ट मिल रहे हैं कि जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे डेवलप नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, और कंपनी टाइटन्स जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको ये कहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है देश से बाहर जाने के लिए इतने आतुर छात्र हैं कि 1,10,000 करोड़ का एजुकेशनल लोन उठाया है, सोचिए आप। तो ये जो है ये इस तरीके की के शेप्ड इकोनॉमी के बेसिस पे जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा बहुत दिनों तक आगे बढ़ नहीं सकता। एक फॉर्च्यून इंडिया में लास्ट ईयर मैंने एक स्टोरी किया था कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आज तक NSE 500 कंपनीज ने हाईएस्ट रेवेन्यू जो है वो क्लॉक किया था। लगभग 12 साढ़े 12 लाख करोड़ थे, मैं फिगर बोल रहा हूं एग्जैक्ट कितना था। ठीक है, यही आज से 6-7 साल पहले ये 5 लाख करोड़ हुआ करता था। तो आप सोचिए कितनी तेजी से बढ़ा है। किंतु इस बात को समझने की जरूरत है कि मार्केट जो है, मार्केट एक जब बढ़ता है तो वही सारी चीजों को कंसीडर करता है कि पैसे बहुत आ रहे हैं इकोनॉमी में, कंपनीज जो है बड़ी कंपनीज बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, पर आप एक इस चीज को देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जापान का जो मार्केट था 1980s में जो था, वो 1980s में जापान के मार्केट ने 1989-90 में टॉप बनाया, और आज तक वो 41,000 टच किया था। आज तक उस लेवल पे जापान का मार्केट आया नहीं है। यानी आप समझिए 90 से 2024 आ गए हम, 34 इयर्स में वो निक्केई 225 जो है, जो उनका मेन इंडेक्स है, वो आज तक नहीं पहुंचा है। ऐसे आपको बताता हूं, चाइना जिसको कि ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता है, उसमें 2007 में जिस लेवल पे स्टॉक मार्केट था उसी लेवल पे आज है 17 साल बाद। ऐसे ही हांगकांग जिस लेवल पे स्टॉक मार्केट था हैंसेंग 2000 में, आज उसी लेवल पे है। पिछले 24 सालों में जर्मनी का जो स्टॉक मार्केट है, डैक्स इंडेक्स बोलते हैं, उसने सिर्फ 7% का रिटर्न दिया 24 साल में। वहीं कैक 40 जो फ्रांस का है, उसने 9% रिटर्न दिया सिर्फ लास्ट 24 साल में। और आपके यूनाइटेड किंगडम का जो फुट्जी 100 इंडेक्स है, उसने 12% रिटर्न दिया। कनाडा के स्टॉक मार्केट ने पिछले 24 साल में सिर्फ 39% रिटर्न दिया। इटली का जो मार्केट है MIB जो इंडेक्स है, और जो स्पेन का इंडेक्स है IBX 35, ये पिछले 26 साल में मतलब 26 साल पहले जिस लेवल पे था उसी लेवल पे आज है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब स्टॉक मार्केट का बबल फूटता है तो ऐसे 26 साल 24 साल मतलब दशकों लग जाते हैं
वो लेवल को वापस से अचीव करने में। पर आपको ये कोई बात बताएगा नहीं, क्योंकि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की है। यदि ये 1% भी फीस कमा रही है, यानी आप समझिए 50,000 करोड़ की फीस आ रही है, उसका अगर ये 10% भी एडवर्टाइजिंग पे, मीडिया पे खर्च करते हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए मीडिया को जा रहे हैं। तो ये लोग कभी इस तरीके की बात नहीं करेंगे, वो कभी आपको सजग नहीं करेंगे, वो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि जब स्टॉक मार्केट का बबल फूटता है तो कई दशक लग जाते हैं। मैंने आपको इतने सारे इंडेक्स वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे आपको मैंने एग्जांपल देके बताया, चाइना का, हांगकांग का, आपका इटली का, स्पेन का, मतलब ये उसी लेवल पे जो 17 साल पहले, 24 साल पहले, 26 साल पहले थे। तो तो राजीव जी, जनता को ये समझने की जरूरत है, जनता को ये राजीव जी समझने की कोई जरूरत है कि वन वे मार्केट नहीं है स्टॉक मार्केट, ठीक है? ये तो ये ये वो इस समझते तरीके हैं। की अर्थव्यवस्था बनती क्यों है? मतलब कोई स्पेशल माहौल होता है, कोई कोई ऐसा कारण होता देखिए, है, या ऐसे ही बन जाती है? कोई कारण इसका होता है? जी बिल्कुल कारण होता है, पॉलिसीज बनाई जाती है उस हिसाब से। अब आप देखिए कि आपने बताया बहुत अच्छे से कि इंडिया में एक्चुअल इनकम टैक्स जो 10 लाख के ऊपर जिन लोगों की इनकम है, वो सिर्फ 80 लाख लोग हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की फाइलिंग के हिसाब से। और देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। उसमें इनकम टैक्स कितने भर रहे हैं? कुछ 6.5 करोड़ के आसपास में, और उसमें भी सिर्फ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपने उनकी लाइफ को सरल बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने उनको तो कुछ नहीं दिया, उनको, उसमें जो निचले तबके के लोग हैं उनको फ्री राशन देना चालू कर दिया, जो कि आपने बताया 81 करोड़ लोग हैं, ओके। बट आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए। अब बताइए, कोई बात ही? 30% से आपने कॉर्पोरेट टैक्स जो है 2019 में घटा के 25% कर दिया, शायद 22% किया था, मैं भूल रहा हूं अभी एग्जैक्टली क्या ये था। तो आप जो कॉर्पोरेट्स को स्ट्रांग कर रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ जो ये कॉर्पोरेट्स कोई दामों में कमी नहीं ला रहे हैं। आप देखिए पेंडेमिक के टाइम जो दाम ऊपर गए थे, ये बोल के कि ग्लोबल सप्लाई चेन और ये सब में प्रॉब्लम आ गई, क्या पेंडेमिक के बाद वो प्राइस नीचे आए? वो नहीं आए। एक बार जो ये कॉर्पोरेट्स प्राइस ऊपर लेके चले जाते हैं, उसको नीचे नहीं करते, और आप उन्हीं कॉर्पोरेट्स को सहूलियतें पे सहूलियतें दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके की पॉलिसी आज की देश में, आज की डेट में इस देश में बनाई जा रही है, उससे आने वाले 10-15 साल में क्या होगा मैं आपको वो भी बताता हूं। अधिकांशतः जो जनता है वो 3 कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग या तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स का, जो चंद बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, या तो हम पूरे के पूरे लोग इनके कंज्यूमर बन जाएंगे, या हम इनके सप्लायर बन जाएंगे। छोटी छोटी कंपनीज रहेंगी जो इनको कुछ माल सप्लाई करेगी, रॉ मटेरियल बना के देगी या जो भी बना के देगी। और तीसरे, या तो हम इनके एम्प्लॉय बन जाएंगे, यानी किसी भी स्थिति में हम इनके ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे। तो अब हमें ये सोचना है कि हमको किस तरीके से इस देश में पॉलिसीज चाहिए, खासतौर पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज। आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत खुश हैं, कोई इस तरफ नजर नहीं दौड़ा रहा, दिखा रहा कि भाई ये किस तरीके से हमारे लिए विपरीत भी हो सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको बोलेगी म्यूचुअल फंड है तो सही है ना? वो कभी आपको ये नहीं बताएगी कि जब बबल फूटता है तो कई दशक लग जाते हैं उस बबल की भरपाई में। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट आज की डेट में बबल जोन में, ओवर वैल्यूएशन के जोन में जरूर है, बट बबल जोन में नहीं है, ओके। बबल जोन में पर आ सकता है यदि इसी तरीके से बढ़ता जाए तो जनता को यह समझने की जरूरत है कि भाई आप जो है, आप इस बहकावे में ना है कि ये वन वे ट्रैफिक है, पहली चीज। दूसरा, आपको और एक एग्जांपल मैं देता हूं, इस हफ्ते की एक और बड़ी न्यूज है कि फिनोलेक्स नाम की कंपनी है, उसके अंदर में इनकम टैक्स की रेड हुई थी और एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, ओके। सॉरी, पॉलीकैब, नॉट फिनोलेक्स, पॉलीकैब, ओके। पॉलीकैब का जो, पॉलीकैब फ्यूचर ऑप्शन में था, और उसका जो एफएनओ ऑप्शन जो 4,000 रुपए के प्राइस का 3-3.25 रुपए में मिल रहा था, जनवरी का ऑप्शन 4,000 का, उसका प्राइस इस फ्राइडे को 295 रुपीज टच किया है। यानी अगर आपने 1 लाख का ऑप्शन सेल किया है तो आप 1 करोड़ के आज की डेट में लॉस में बैठे हो, आपकी लाइबिलिटी जो है वो 1 करोड़ की होगी। तो आप इंटरनेट खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑप्शन सेलिंग सिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऑप्शन करना चाहिए, और ये दुनिया भर की चीजें हैं,
ओके, इन चीजों से बचिए, बचने की जरूरत है। तो ये जो अंधाधुंध स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे प्रवेश किया जा रहा है, और जो ये सोचा जा रहा है कि वन वे ट्रैफिक है, ये जनता को समझने की जरूरत है कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। और बहुत सोच समझ, आज देखिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं रात के 12:30 बजे, ठीक है, क्योंकि आज सुबह हमको 11 बजे इसको 10 बजे लाइव करना है। तो ये इतना पेन लेके जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम यही समझाना चाह रहे हैं जनता को कि भाई आप इस चीज को समझिए कि इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती है। इजी मनी कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के ईमेल द्वारा मुझे क्वेश्चंस भी आए, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए। एक गुरिंदर जीत साहब है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन होता है, एक अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन होता है। तो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में ये होता है कि आप सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन सेटलमेंट कर सकते हो। अमेरिकन ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी दिन सेटलमेंट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में यदि हम ऑप्शन रोज बाय सेल करते हैं तो हम अमेरिकन ऑप्शन क्यों नहीं हमें नाम दिया गया, हमें यूरोपियन ऑप्शन क्यों कहा जाता है। तो मैंने उनको डिटेल में रिप्लाई किया, पर ये इस तरीके के देखिए अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि ऑप्शन बाय या सेल करना एक अलग चीज है, और ऑप्शंस का अरेंजमेंट करना, सेटलमेंट करना, ये अलग चीज है। तो ऑप्शन का जो यहाँ अरेंजमेंट होता है, सेटलमेंट होता है, वो एक्सपायरी के ही दिन होता है। भले आप बाय और सेल कुछ भी कर सकते हो। व्हेन आई से अरेंजमेंट, इसका मतलब कि यदि मैंने ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए रिलायंस का ऑप्शंस खरीदे हैं, तो ये नहीं है कि मैंने जिनसे लिया है वो कल ही आ जाए मेरे पास में बोले कि भाई मुझे शेयर डिलीवर करो। वो एक्सपायरी के ही दिन आएंगे, और मैं इसको कभी भी बेच सकता हूँ। जो भी फाइनल होल्डर होगा वो एक्सपायरी के दिन ही सेटल करेगा। तो ये अंतर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आ रहे हैं। आप लोग RAJIVRS16@gmail.com पे मुझे लिखें। नेक्स्ट एपिसोड से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना भी चालू करूंगा। पर प्राप्ति जी, जो आपने के शेप रिकवरी की बात किया कि के शेप रिकवरी क्या होती है, वो आप ही ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उसका रीजन जो है के शेप इकोनॉमी का, वो है पॉलिसीज। सरकार कैसी पॉलिसी बनाती है। क्या सरकार इस देश की जनता को बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स के कंज्यूमर, सप्लायर या एम्प्लॉयर बनाने पे आमादा है, कि ये एक डिसेंट्रलाइज पावर और बहुत सारे हजारों छोटे छोटे बड़े बड़े इस टाइप की कंपनी चाहती है, या कुछ सिर्फ बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स चाहती है। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, यहीं पे इसी के साथ, इसी थॉट के साथ समाप्त करेंगे। और बहुत ही डराने वाली बात है, मतलब एक डराने वाली बात जो ये है कि जो बबल जब फूटता है तो सालों लग जाते हैं रिकवरी में। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी चल रही है कि भारतीय जो है वो कॉन्ग्लोमरेट्स के और कॉरपोरेट्स के आर्थिक गुलाम बनते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब हम सब आर्थिक गुलामी करेंगे कॉरपोरेट्स की। ये बहुत भयावह समय होगा। और ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमें किस तरीके के पॉलिसी मेकर्स चाहिए, किस तरीके के लेजिस्लेचर्स चाहिए, किस तरीके के पॉलिटिशियंस चाहिए। क्या हमें सब्सिडी की भीख पर जीना है, या फिर हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जहां पे हम ईमानदारी से काम करके पैसा कमा सके अपनी मर्जी से, छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो या किसी कहीं काम करने वाले हो। तो सब्सिडी की भीख देने वालों से जरा सावधान रहने की मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता है। और ये भी सोचने की आवश्यकता है कि इस तरीके की अर्थव्यवस्था जो हो रही है, शायद यही कारण है कि लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं और इस तरीके के जुआ और सट्टा खेलते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। तभी 1 लाख की लायबिलिटी जो है 1 करोड़ की लायबिलिटी बन जाती है। और इस तरीके की बातें और होती रहेंगी अगर इसी तरीके से इकोनॉमी चलती रहे। तो ये हमारे सोचने की बात है कि हम किस तरीके के पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं। तो अगली बार का वोट हमें ध्यान से देना होगा, वरना लम्हे खता करेंगे और सजा सदियां भुगतेंगी। इसी थॉट के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।